नमस्कार, प्रणाम इंडिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और एक बार फिर हम हाज़िर हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती जी और अखिलेश यादव जी के बीच जो तल्ख़ संवाद चल रहा था, उस बीच इसी दौरान अखिलेश यादव जी ने अपने विधायकों के साथ बैठक में जो बात कही, उसका मतलब ये निकला कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में आ रही हैं, इसकी एक तरह से मुहर लग गई। और उसका बहुत विरोध समाजवादी पार्टी नहीं करने वाली है। मायावती जी के लिए सम्मानजनक भाषा में बात करने का जो निर्देश है, अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं को दिया है। इसके क्या मायने हैं? इसकी राष्ट्रीय राजनीति पर इस केमिस्ट्री का क्या फर्क पड़ने वाला है? इंडिया गठबंधन की सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा? और इंडिया गठबंधन की सेहत पर जो फर्क पड़ेगा, क्या उसका असर भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन एनडीए पर पड़ने वाला है? क्या वो डर गए हैं? क्या उनको और सचेत रहना होगा? इन सारे सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने पत्रकार, लोकप्रिय पत्रकार सुनील शुक्ला जी मौजूद हैं। सुनील शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और सीधा सवाल आप पहले हमारे दर्शकों को बताइए। आप उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हैं और संभवतः लखनऊ में हैं कि इलाहाबाद में हैं, कहाँ हैं आप? अनम्यूट कर लेंगे तो आप जानकारी देंगे। तो आपको जी। पता होगा कि कैसे उस बैठक में, जिसमें अखिलेश यादव जी ने विधायकों के साथ बैठक ली है, वहां का वातावरण क्या था? क्या कहा अखिलेश यादव जी ने? धन्यवाद प्रेम कुमार जी। मैं उस बैठक के मैं तो मौजूद नहीं था, लेकिन जो मुझे जी। जानकारी है कि बहुत ही एक चुनाव के संदर्भ में बैठक थी और विभिन्न संसदीय क्षेत्रों के बारे में उन्होंने अपने-अपने नेताओं से बातचीत किया और चुनाव की तैयारियों में अखिलेश यादव जी ने बात किया वहाँ पर। इसी में एक विधायक जी ने कुछ मायावती जी के बारे में कहा, तो उन्होंने तुरंत उनको टोका और आपत्ति ये कहा कि नहीं, मायावती जी एक वरिष्ठ नेता हैं और हम लोग सभी उनका सम्मान करते हैं, उनका नाम हम लोग सम्मानजनक तरीके से हम लोगों को लेना चाहिए और आप सभी लोगों को उन्होंने कहा सभी लोगों को से अपेक्षा की जाती है कि आप उनका नाम सम्मानजनक तरीके से लेंगे। हमारा उनका विरोध राजनीतिक विरोध है, लेकिन हम एक नेता के रूप में उनका स्वागत करते हैं और उनका सम्मान करते हैं और सम्मान करने की ज़िम्मेदारी सबके ऊपर है। तो ये एक बड़ा संदेश था अपने विधायकों के लिए और उन लोगों के लिए जो लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जो तैयारियाँ चल रही हैं उनके उस पार्टी के, उनके कार्यकर्ताओं की। क्योंकि अब तक जो पिछले दिनों बलिया में जो बात कही थी अखिलेश यादव ने अपने दौरे के दौरान जब उनसे पूछा गया था, तो जो उन्होंने टिप्पणी की बहुजन समाज पार्टी के बारे में, उसके पहले जो ये बात उनके प्रोफेसर राम गोपाल यादव के हवाले से कही जा रही थी कि इंडिया दल समूह में मायावती जी को लेने को लेकर के राम गोपाल जी ने आपत्तियाँ की। अखिलेश जी ये कहते हुए सुनाई पड़े बाकायदे कि चुनाव के बाद की ज़िम्मेदारी कौन लेगा अखिलेश जी मायावती जी की। लेकिन कल के वक्तव्य के बाद स्थितियाँ ये लगने लगा है कि वो भी मन बना चुके हैं कि मायावती जी इंडिया दल समूह के फ़ोल्ड में आवें और उन पर उनको कोई आपत्ति नहीं होगी। यह एक राजनीतिक ज़रूरत भी है। ये एक राजनीतिक ज़रूरत है, दोनों लोगों का साथ आना और कम से कम बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का तो अपना अनुभव है। जब इस देश में अभी इस तरह की एंटी इनकम्बेंसी की फीलिंग नहीं थी और पुलवामा और बालाकोट के पृष्ठभूमि में चुनाव हो रहा था 2019 के चुनाव में। उस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के एक साथ आने का क्या फ़ायदा हुआ कि 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन ने हरा दिया। आज तो हालात बदले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इस राजनीतिक ज़रूरत का एहसास दोनों दलों को है और इन दोनों दलों को ये पता है कि उनका मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकता। भारतीय जनता में जो कोर मतदाता बहुजन समाज पार्टी का है वो भी और जो कोर मतदाता है समाजवादी पार्टी का वो भी। बल्कि ये हो सकता है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी से संघर्ष करते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे, उसके खिलाफ मजबूती से नहीं खड़े दिखाई पड़ेंगे, तो ये हो सकता है कि आपका वो मतदाता आपका साथ छोड़ के चला जाए। जो मायावती जी के साथ हुआ
जो जो मतदाता 2019 के लोकसभा के चुनाव में उनके साथ था, उनका मत प्रतिशत भी बहुत अच्छा खासा था। 10 संसदीय क्षेत्रों में उन्होंने जीत दर्ज की समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के। 2022 के लोकसभा के चुनाव में उनका मत प्रतिशत गिर करके 12 से 13% का रह गया और एक सीट नहीं मिली। एक सीट जो मिली रसड़ा विधानसभा क्षेत्र की, बहुत वह इंटरेस्टिंग बात उस आप कह रहे हैं सुनील शुक्ला जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं। और मैं हस्तक्षेप इसलिए कर रहा हूं कि थोड़ा ध्यान आकर्षण हमारे दर्शकों का भी हो। आप कह रहे हैं कि एसपी बीएसपी मिलकर चुनाव लड़े थे, लोकसभा चुनाव, और उसके बाद उस चुनाव के बाद मायावती जी जिस तरीके से अखिलेश यादव जी को छोड़कर चली गई, और विधानसभा जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, उनके वोट शेयर गिरे, और जो बीजेपी विरोधी वोट थे वो मायावती जी को न मिल करके वो समाजवादी पार्टी के पास में इकट्ठा हुआ। ठीक यही सवाल, ठीक यही सवाल आज भी सिचुएशन अखिलेश यादव जी के साथ है कि अगर वो इंडिया गठबंधन से जुड़ करके नहीं रहते हैं, अगर वो मायावती जी के इंडिया गठबंधन में जुड़ने का वेलकम नहीं करते हैं और अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं, तो उनकी गति भी वही होगी जो मायावती जी की विधानसभा चुनाव में हुई थी। क्या आप इससे सहमत हैं? इसके बाद हम एक दर्शक का सवाल भी लेंगे। कृष्ण कुमार जी ने सवाल पूछा है, तब तक हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन पहले इस सवाल का जवाब दिया जाए जी। बिल्कुल वही गति होगी आज। और यह उत्तर प्रदेश में आप उत्तर प्रदेश के पहले जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं हाल में, इस साल चुनाव हुआ तेलंगाना में, पिछले साल वो चुनाव हुआ था कर्नाटक में। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मतदाता है उन पार्टियों के साथ गया, उस पार्टी के साथ गया जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिखी उनको। यह दिखी मतलब केवल एहसास, मैंने जिसका लोगों ने एहसास किया और जिसके प्रमाण लोगों के पास, जो कन्विंस हुए कि पार्टी लड़ती हुई दिख रही है। कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक में बहुत कोशिश की गई थी कि जनता दल एस के साथ एक बहुकोणीय संघर्ष हो जाए, कर्नाटक में नहीं हुआ। और जो परंपरागत मतदाता था जनता दल एस का, वह मतदाता उनको छोड़ करके चला गया और जनता दल एस के मत प्रतिशत में गिरावट हुई और कांग्रेस के मत प्रतिशत में वृद्धि हुई। तो कांग्रेस शानदार जीत दर्ज की वहां और अब अपने एक एक एक, एक, एक उल्लेखनीय पराजय का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। आप यही से देख लीजिए तेलंगाना में क्या हुआ। बीआरएस से संतुष्ट मतदाताओं ने बीजेपी को उसका विकल्प नहीं माना, बीजेपी से संतुष्ट मतदाताओं ने बीआरएस को विकल्प नहीं माना, दोनों को एक साथ माना। और दोनों से नाराज मतदाताओं ने कांग्रेस को अपना विकल्प चुना और एक ऐतिहासिक दर्ज किया तेलंगाना में कांग्रेस ने। इसलिए ऐतिहासिक मैं मानता हूं। एक टिप्पणी असदुद्दीन ओवैसी पर भी बनती है सुनील शुक्ला बिल्कुल जी। बनती है, बिल्कुल बनती है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि वही बात में आगे बढ़ा रहा था कि जिस तेलंगाना में हैदराबाद, बृहद हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में बीआरएस से नाराज मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया, 48 सीटें जीती थी अगर आप याद कीजिए। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आते आते ये हालात बदल गए और लोगों ने बीआरएस और बीजेपी को साथ माना। आप ये भी याद कीजिए कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी कांग्रेस की तुलना में बीजेपी को ज्यादा सफलता मिली थी। 3 सीट मिली थी कांग्रेस को और 4 सीट मिली थी बीजेपी को। अब उनमें से 4 में से 3 लोकसभा के सदस्यों को बीजेपी ने चुनाव लड़वाया था विधानसभा में, 3 के तीनों हार गए। तो आप अब है क्या कि आपके सामने यह है कि आप बीजेपी के पक्ष में हैं या बीजेपी के खिलाफ। और अगर आप बीजेपी के खिलाफ हैं तो आप बीजेपी के खिलाफ एकजुट शक्तियों के साथ आपको एकजुट होना ही पड़ेगा, और नहीं तो आप सिंगल आउट हो जाएंगे, मतदाता आपके साथ नहीं जाएगा। अब तक नहीं गया कहीं, जो अब तक विभिन्न राज्यों में चुनाव हुए हैं वही स्थिति समाजवादी पार्टी के साथ प्रतिबद्ध मतदाता है, इसमें कोई बहस नहीं, कोई इनकार नहीं कर सकता। अच्छे खासे मतदाता उनके साथ है, लेकिन उनके साथ मतदाता खिसक जाएंगे अगर वह इंडिया दल समूह के साथ नहीं रहते, क्योंकि इंडिया दल समूह देशव्यापी गैर भाजपा राजनीति का केंद्र बना हुआ है। जी बिल्कुल। अब मैं दर्शक की टिप्पणी पर आपकी टिप्पणी प्रतिक्रिया लेना चाहता हूँ। कृष्ण बिल्कुल, कुमार इनका जी कहना लिख रहे सही हैं है। कि इनका कृष्ण कुमार जी कहना है कि दिस मूव विल नॉट अफेक्ट यूपी ओनली बट मेनी अदर स्टेट, दिस इज फैंटास्टिक, करेक्ट, इज वेरी मच करेक्ट। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, ये हरियाणा,
ये ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय बीएसपी का मतदाता 1 से लेकर के 4% तक है। वो उनको छोड़ के गया नहीं है। और अगर जब बसपा जब मैदान में मौजूद रहती है, तो ये आंकड़ा बढ़ जाता है। उसके साथ और लोग सारे लोग जुड़ जाते हैं जो बीच उनके गैर मौजूदगी में उनसे हटे रहते हैं। तो ये कई राज्यों में इसका असर पड़ेगा। और प्रेम कुमार जी, मैंने मायावती जी की सभाएं गुजरात में देखी हैं, तमिलनाडु में देखी हैं, कर्नाटक में मैंने उनकी सभाएं देखी हैं, पंजाब में देखी हैं। जबरदस्त सभाएं होती हैं उनकी, बड़े बड़े पैमाने पर लोग टूट करके आते हैं। और मेरा अपना मानना यह है कि आज भी दलित समुदाय की नेता, सम्मानित नेता मायावती जी हैं। और उनका एक सपोर्ट बेस है विभिन्न राज्यों में, खासतौर से हिंदी भाषी राज्यों में, और लोग उनके साथ जाते हैं। और वो अभी उनको छोड़ के गए नहीं है, बशर्ते उनकी मौजूदगी हो। उनको छोड़ के तब जाते हैं जो मौजूद नहीं रहती। और जो उनका कोर मतदाता है, अभी जो उत्तर प्रदेश का है, आप संकेत मानिए, जैसे घोसी का उपचुनाव आप मानिए, तो उनका कोर मतदाता बीजेपी के साथ नहीं गया। जो 13% उनके साथ है उसकी बात मैं कर रहा हूं। बाकी जो मतदाता था तो छोड़ के जा चुका है। लेकिन जो उनके साथ कोर मतदाता है वो अभी घोसी के उपचुनाव में मायावती जी के साथ नहीं, माने मायावती जी के गैर मौजूदगी में बीजेपी के साथ नहीं गया। और दलित समुदाय में जो सिविल सोसाइटी सक्रिय हुई है, वो अभी बीजेपी के खिलाफ है, बड़े पैमाने पर खिलाफ है। क्योंकि दलित समुदाय में बड़े पैमाने पर हिंदुत्व को लेकर के भी एक तरह का विरोध है, और लोग बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं। बड़े संख्या में लोगों ने इसको अपनाया है और उनकी जीवन शैली में शामिल हो गया। तो ये हिंदुत्व के एजेंडे से भी लोगों के मन में एक तरह का असंतोष होता है, और उधर वो नहीं जाना चाहते। जो बीजेपी का एक आक्रामक रणनीति है, जिससे उनको फायदा भी है कई इलाकों में, लेकिन दलितों के बीच में एक नाराजगी भी है, तो वो नहीं जाते उनके साथ। तो स्वाभाविक मतदाता उनका नहीं है। वो स्वाभाविक मतदाता मायावती जी के बाद वो चला जाता है कांग्रेस में या गैर भाजपा संगठनों के साथ, गठबंधन के साथ। तो मेरा अपना जी। मानना है कि बिल्कुल सही कहा कृष्ण कुमार जी कि अन्य राज्यों में भी इसका असर पड़ेगा और एक जबरदस्त नैरेटिव बनेगा बीजेपी के खिलाफ। जी। इसी नैरेटिव की बात करते हैं। गजेंद्र जी ने एक कमेंट किया है कि राहुल जी की सटीक राजनीतिक इच्छा अपना रंग और रूप दिखाने लगी है। गठबंधन ही की राजनीति का सबसे अच्छा स्वरूप है। किसी भी शक्तिशाली को गठबंधन से ही हराया जा सकता है। ये टिप्पणी भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर भी महत्वपूर्ण हम चाहेंगे कि थोड़ी रोशनी डालिए आपकी। राहुल ये गांधी ने कैसे पूरे देश की सियासत को प्रभावित किया है, और मायावती जी और अखिलेश जी को एक साथ आना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है, ला दिया है। राहुल गांधी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने गैर भाजपा राजनीति को विश्वसनीयता प्रदान की है। जिस विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक और संस्थागत तरीके से अविश्वसनीय बनाने का प्रयास कर रही थी, उस पूरे की पूरी मुहिम को उन्होंने खारिज करा दिया, लोगों के बीच में वो चलने नहीं दिया। और वह उसका सबसे बड़ा हथियार उनके पास था, भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरीके से उन्होंने आम लोगों से एक संवाद कायम किया और जनता के सवालों को लेकर के उनके बीच गए और एक अपनी विश्वसनीयता कायम की, एक विश्वसनीय नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया, और एक बहुत ही हिला हवाली की राजनीति करने वाले व्यक्ति के रूप में जो उनकी छवि बनाई जा रही थी, उसको खारिज किया और एक व्यापक पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक राजनीतिक माहौल तैयार किया। ये बहुत बड़ा योगदान है। अन्यथा विपक्ष के रूप में अब वो सवाल गायब हो गया। अगर आप याद कीजिए कि लोग पूछा करते थे कि विपक्ष कहाँ है, अब विपक्ष की मौजूदगी दिखने लगती है। एक ये सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा योगदान है राहुल गांधी का कि विपक्ष की राजनीति को विश्वसनीयता दी उन्होंने, और वह चुनावी राजनीति में उसका परिणाम भी दिखाई पड़ा, खासतौर से कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में। अगर आप ये भी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हार के बावजूद भी 40% वोट अभी कांग्रेस के पास बचा हुआ है, और अगर ये मिल करके चुनाव लड़े होते सभी दल, तो एक नैरेटिव बना करके उसका अलग हो सकता है, उसका अलग परिणाम निकलता। यह जो माहौल बनाया राहुल गांधी ने, उस माहौल में यह आवश्यक है कि आप गैर भाजपा राजनीति करते हैं तो उस दल समूह के साथ ही आपको जाना होगा जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ता हुआ या लड़ रहा है, वो लोगों के बीच में मौजूद है। या अगर आप इससे अलग होते हैं तो मायावती जी को और समाजवादी पार्टी दोनों, एसपी और एसपी दोनों के सामने यह स्थिति बनेगी कि उनका मतदाता उनके साथ रहेगा नहीं। वह भले कुछ आपका कार्यकर्ता होगा, कुछ प्रतिशत मतदाता होगा रह जाए, लेकिन जो सत्ता परिवर्तन का सपना देखता है या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बने रहने की राजनीति करता है,
वह इन दोनों में से किसी के साथ नहीं जाएगा। और यह दिखाई पड़ा, बहुजन समाज पार्टी का ये नुकसान क्यों हुआ? बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, लेकिन एक परसेप्शन बन गया कि यह राजनीति या उनकी राजनीतिक गतिविधियों से बीजेपी को फायदा पहुंचता है। और विधानसभा के चुनाव में इस तरह के चीजें तथ्य सामने आए कि वह बीजेपी का समर्थन करती हुई दिखाई दी। हालांकि बाद में बीएसपी ने उसका खंडन किया, लेकिन चुनाव के दौरान ये खंडन नहीं आ पाया था। यह माहौल बना और कुछ जगह उनके उम्मीदवारों को लेकर के लगा कि ये इस तरह के उम्मीदवार खड़े कर रही हैं जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी का नुकसान हो रहा है, बीजेपी का फायदा हो रहा है। परिणाम क्या हुआ कि उनके अच्छे खासे प्रतिबद्ध मतदाता उनको छोड़ के चले गए। और आज दोनों राजनीतिक दलों के सामने यह स्थिति है कि वो दोनों एक साथ थामे एक गठबंधन में रह करके बीजेपी का मुकाबला करें। और दोनों के लिए राजनीतिक जरूरत है कि अगर आप बीजेपी के खिलाफ राजनीति करना चाहते हैं तो आपको इस गठबंधन में आना ही पड़ेगा, और अन्यथा गैर भाजपा मतदाता आपको स्वीकार नहीं करेगा। जी जी, जी। लगातार टिप्पणियां आ रही हैं। एक टिप्पणी ये भी है कि विपक्ष अगर एक साथ नहीं आया तो ना कोई विपक्ष रहेगा, न कोई राज्य रहेगा और न कोई नेता रहेगा। उदाहरण केसीआर है। टिप्पणी और भी है। राजस्थान से प्रदीप भांबू जी लिख रहे हैं, नमस्कार बता रहे हैं, और सारे लोग नमस्कार कर रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, अपने विचार भी प्रकट कीजिए, आप सबसे आग्रह है। तो एक चीज और सुनील शुक्ला जी, आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की चर्चा भी यहाँ जरूरी लगती है। आम आदमी पार्टी जो कि एक समय लगता था कि कांग्रेस का वोट काट कर खड़ी हुई है, कांग्रेस को नुकसान करके खड़ी हुई है, ये लोग एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते, लेकिन ऐसी परिस्थिति बनी है कि वो तमाम आशंकाएं, लोग कहते थे एसपी बीएसपी एक साथ नहीं आएंगे, लोग कहते थे कि बिहार के गठ में सीट शेयरिंग में नहीं हो पाएगा, बंगाल में नहीं हो पाएगा, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हो पाएगा, लेकिन सभी गुत्थियां एक के बाद एक सुलझती चली जा रही हैं। यानी जो आशंकाएं हैं वो आशंकाएं एक तरह से दूर होती दिख रही हैं। ये इसकी क्या वजह मानते हैं आप? हम लोगों ने बात कही ना कि अगर आप गैर भाजपा राजनीति करना चाहते हैं तो आपको उस दल समूह के साथ जाना ही पड़ेगा जो गैर भाजपा राजनीति के प्रतिनिधि गठबंधन हो गया। आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से शुरू में जब ये कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही थी और कांग्रेस के प्रति लोगों के मन में एक नाराजगी थी, तो लोगों ने उनका समर्थन किया। लेकिन अगर आप आज बीजेपी से एक संघर्ष की स्थिति बनी है इस देश में। आप अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाली ताकतों के साथ नहीं खड़े होंगे, और आपकी अकेली ताकत कहीं नहीं है कि आप अकेले लड़ लेंगे। आप मध्य प्रदेश को देखिए, आप मध्य प्रदेश के चुनाव में सिंगरौली के आम आदमी पार्टी को सफलता मिली, उनका मेयर चुना गया, नगर पालिका का चेयरमैन चुना गया आम आदमी पार्टी का। जब विधानसभा का चुनाव हुआ, जमानत जब्त हो गई और वहां कांग्रेस को अच्छा खासा मत मिला। बीजेपी जीती वहां, लेकिन कांग्रेस को अच्छा खासा मत मिला। है क्या कि आप अगर गैर भाजपा राजनीति कर रहे हैं तो गैर भाजपा राजनीति करने वाली ताकतों के साथ आपको आना पड़ेगा। ये मतदाताओं का निर्णय हो चुका लगभग, वो कंसंट्रेट है, वो कंसोलिडेट है बीजेपी के खिलाफ किसी एक के साथ। आम आदमी पार्टी ने निश्चित रूप से अपनी राजनीतिक ताकत बनाई है। अब गुजरात जैसे राज्य में मेरा अपना मानना यह है कि कम से कम आधा दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मिली-जुली ताकत बहुत ज्यादा है, कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा है। और यही कारण है, ये इस बात को का एहसास बीजेपी को भी है कि अगर आप कांग्रेस को तोड़ने में लगे हुए हैं, वहां के विधायकों से इस्तीफा दिलवा रहे हैं, अगर आप आम आदमी पार्टी को तोड़ने लगे हुए हैं, वहां के विधायकों को से आप इस्तीफा दिलवा रहे हैं, इसका मतलब आपको की राजनीतिक ताकत का एहसास है। और आज स्थिति यह है कि लगभग आधा दर्जन मतलब सुरेंद्र नगर, जामनगर, पाटन, कुछ मिलाकर लगभग 5-6 संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मिली-जुली ताकत भारतीय जनता पार्टी से बेटर है। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी भी अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए कांग्रेस के इंडिया दल समूह के साथ नहीं आती है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको वो समर्थन मिलेगा जो उम्मीद कर रही है कि हरियाणा में उनको मिल जाएगा, या पंजाब में जहां उनकी सरकार है वहां मिल जाएगा, या दिल्ली में 7 के 7 सीटों पर अगर वो अकेले लड़ेंगे तो उनको उस तरह का समर्थन मिल जाएगा जिसकी उम्मीद कर रहे होंगे। अगर वो मिलकर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से दोनों के मतदाता इंडिया दल समूह के साथ आने में उनको समस्या नहीं है, क्योंकि वो लगेगा कि आप बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं।
क्योंकि बीच में तो आम आदमी पार्टी के बारे में भी ये कहा जाने लगा। हालांकि निजी तौर पर आज भी मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया दल समूह की सबसे अविश्वसनीय पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने इंडिया दल समूह की जो रणनीति और कार्यनीति है, कार्य योजना है, उसके साथ कभी नहीं खड़ी हुई। चाहे वो अल्पसंख्यकों का मामला हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमले का मामला हो, चाहे उनके सफलताओं को उठाने का मामला हो, वो एक अलग राग अलापने लगती है। लेकिन हो सकता है कि अगर हमको ये लग रहा हो कि आप इंडिया दल समूह के साथ नहीं आएंगे, तो वही स्थिति आपकी नहीं रहे, क्योंकि उनके बयान नहीं बदले। आप याद कीजिए, ये बहुत बारीक विश्लेषण आप सुनील शुक्ला जी रख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी नीतियों और कार्यक्रमों से बहुत सहमत नहीं होती है कांग्रेस के, जो इंडिया गठबंधन की सिरमौर पार्टी है, लेकिन फिर भी वो इंडिया गठबंधन की विश्वसनीय साथी है। इस बात को समझना पड़ेगा। ये बहुत बारीक विश्लेषण है और इसका कारण अपने अपने हितों की पूर्ति करना, पैरेलल पॉलिटिक्स को मजबूत करना, विकल्प की सियासत को लाना, ये है, यही वो बात है जिस वजह से सारे दल इकट्ठा हुए हैं। कई कारण हैं भाई, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग को रोकना है, और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है, ऐसा सारे लोग मान रहे हैं। ये सारे कारण हैं जिस वजह से ये आपस में इकट्ठा हुए हैं। अब एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं, और हमारे दर्शक कह रहे हैं कि वोटर किसी का नहीं होता है, पहले सभी कांग्रेस के ही वोटर थे, आज वो बीजेपी में भी चले गए, दूसरे जगहों में भी चले गए। लेकिन मैं इसको थोड़ा पलट कर बोलता हूं कि वोटर सबका होता है। वोटर स्थिति परिस्थिति का जायज विश्लेषण करता है और उसके बाद एक फैसला लेता है। तो जाहिर बात है, इस विषय पर जो बहुत बात की जा सकती है, लेकिन हम इसको संक्षेप में आपके सामने प्रश्न के रूप में लेकर आते हैं कि वोटर एक बार फिर उस बीजेपी के खिलाफ लामबंद होने लगा है जिस बीजेपी को उसने 303 सीटें अपने दम पर दी हैं। तो क्या ये इस वोटर की लामबंदी को ये इंडिया गठबंधन भुना पाएगा? ये आखिरी सवाल। निश्चित, अगर वह एकजुट होगा तो भुना लेगा। आप अगर गैर भाजपा मतदाताओं को के बंटवारे को अगर आप इंडिया दल समूह रोक लेगा तो वो उसकी सफलता होगी। जरूरत इसी की है, क्योंकि यह तथ्य है कि आप 37% से अधिक मतदाता बीजेपी के साथ नहीं है। गोया कि बाकी जो 67% मतदाता है वह बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन वो बटा हुआ है। उस बंटवारे को रोकने की जिम्मेदारी इंडिया दल समूह की है, क्योंकि बीजेपी का प्रतिबद्ध मतदाता बीजेपी के साथ है। अब जो फ्लोटिंग वोट गया था बीजेपी के साथ, सवाल उसका भी है। उन लोगों को अपने साथ लाने और बीजेपी के खिलाफ जो मतदाता है उनको साथ एक जगह बनाए रखने, अगर आप एक इंडिया दल समूह कर लेता है तो बड़ी चुनौती होगी। और यह तभी संभव है जब आप एकजुट होकर के लड़े, क्योंकि सभी दलों के पास कोर मतदाता है। कोर मतदाताओं के भरोसे आप चुनाव जीत नहीं सकते। आपका अस्तित्व बना रहेगा, लेकिन आप चुनाव जीतने या प्रतिद्वंदी पार्टी को हराने की ताकत आपके पास तभी आएगी जब एक बड़ा मत समूह आपके साथ जुड़े और जो सत्तारूढ़ दल के खिलाफ। आज स्थिति है, अगर आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, अब महाराष्ट्र को देख लीजिए। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी कितनी मजबूत स्थिति में है और कितनी बड़ी चुनौती उसने पैदा किया हुआ है। छत्तीसगढ़, अब झारखंड को देखिए, झारखंड में व्यापक समर्थन रहा है बीजेपी का, व्यापक। आप 95-96 को चुनाव के दौर को याद कीजिए, कितनी सीट जीत करके लाती थी बीजेपी। कांग्रेस को उसने किनारे कर रखा था, झारखंड मुक्ति मोर्चा किनारे कर रखा था। लेकिन वह स्थितियां बदलने लगी हैं। अब जब पिछली बार सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, वहां पूर्ण बहुमत की सरकार थी और रघुवर दास को आपने मुख्यमंत्री बनाया था, आदिवासी नेतृत्व को आपने पीछे किया। आते अगले चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आपको हरा दिया और आज वहां गठबंधन की सरकार जबरदस्त तरीके से चल रही है और बीजेपी के सामने कोई विकल्प नहीं समझ में आ रहा। गैर भाषा मतदाताओं के विभाजन को रोकना यह सबसे बड़ी राजनीतिक जरूरत है इस समय, अगर आप बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, हराना चाहते हैं। और अगर यह गठबंधन प्रभावी रहा, जो कि दिख रहा है कि यह सबकी राजनीतिक आवश्यकता सभी दलों की, तो यह बीजेपी के लिए एक समस्या होगी, यह बड़ी राजनीतिक चुनौती होगी। उसका कोई काट बीजेपी के पास नहीं है। जी जी, बिल्कुल सही बात। प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं
और सबका मतलब यही है। राजनीति को हमारे दर्शक भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे इस प्रतिक्रिया को देखिए, बीजेपी दक्षिण और पूर्व में तो साफ है, बिहार महाराष्ट्र में सीटें घटने जा रही है, राजस्थान में भी 3-4 सीट कम होगी। मैं तो 200 का आंकड़ा भी नहीं देख रहा हूं, फिर 400 पार कहां से होने जा रही है, ये एक फीलिंग है, ये लोग देख चार रहे देखिए हैं। जी, प्रेम कुमार जी, 400 सीट तो वही पार्टी जीत सकती है जिसका जो सभी राज्यों में जीत के आवे, बिल्कुल पैन इंडिया प्रेजेंस हो। पैन इंडिया जी, प्रेजेंस हो, और जो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। जी, ये जी, तो हर व्यक्ति को समझ में आ रहा है। जी। इसलिए मेरा मानना है कि वो संभव नहीं है। एक माहौल बनाने की कोशिश है बीजेपी की। तो इस चर्चा को विराम देने का वक्त। अब बहुत अच्छी चर्चा रही सुनील शुक्ला जी। दर्शक की संख्या लगातार बढ़ रही है हमारे लाइव में, लेकिन हमारे पास समय की भी पाबंदी होती है। आपको भी कहीं जाना होता है, मुझे भी कहीं जाना होता है, तो हम दर्शकों से इजाजत लेते हैं कि हमें दीजिए इजाजत। और ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आपसे आग्रह है कि आप जरूर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे और आपके बीच जो बातचीत का सिलसिला है वो आगे भी जारी रहे, निरंतरता उसमें बनी रहे। और इसी कामना के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।